Hey guys, this is Damini Sharma here. So, today we will talk about the basic structure doctrine, also known as basic structure theory. So, first of now start with the introduction, but I will tell you how to write the synopsis. Introduction, the doctrine of basic structure, verdict on Golaknath case. But ये तो हमें जो ब्लॉग्स में मिल जाएगी वो वाली है, बट आई वांट टू टेल यू दैट कि ये जो डॉक्ट्रिन था ये फर्स्ट अमेंडमेंट से शुरू हो गया था। लाइक हम पहले लिखेंगे द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, then 17 amendment 1964, we know that Sajjan Singh versus state of Rajasthan, 25th 24th 26th 29th amendment Keswanandi Bharti versus State of Kerala 1973, the landmark judgment case for Raj Narayan versus State of UP 1975. So, इसके बाद लिखेंगे 39 अमेंडमेंट 1975 में जो थी इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। तो इसके बाद आती है 42 अमेंडमेंट 1976 मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और 1980 IRKLU केस 2017। सो दीज आर दी बेसिक जो भी था यहाँ से ही बेसिक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया था। जैसे कि हम शंकरी प्रसाद से ले लेते हैं, फिर इसके बाद आया सज्जन सिंह और द लैंडमार्क जजमेंट, फिर आई जो अमेंडमेंट 29 के बाद केशवानंद भारती और राजनारायण। इसने तो बिल्कुल ही रुख बदल दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन होता क्या है। और देयर इज ऑलवेज अ क्लैश बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द पार्लियामेंट। उस टाइम की गवर्नमेंट थी जो अपनी ही सुप्रीमेसी चाहती थी, वो चाहती ही नहीं थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ भी मतलब उनके द्वारा जो भी मन मर्जियां की जाए उसके लिए वो कुछ कहे। लाइक वो चाहते थे कि हम ही रहें, हमारा ही रूल रहे। वो डेमोक्रेसी में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे अकॉर्डिंग टू मी। बाकियों का मुझे नहीं पता, बट मैंने जितना देखा है कि जितनी अमेंडमेंट की गई है इंदिरा गांधी के टाइम पे जो लैंड के लिए की गई थी, दे वी लाइक वो कुछ भी ऐसा लोग बनाते थे वो नाइन्थ शेड्यूल में डाल डाल देते थे ताकि कोई भी जुडिशियली उस पे ऊपर वो ना कर सके। जो है वो है, जो हमने किया है वो हमारे लिए करेंगे। और उन्होंने इतने अमेंडमेंट कर दिए कि खुद को बचने के लिए उन्होंने इमरजेंसी प्रोविजन वगैरह लगा दिए। जो वो ना इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण था उनको 6 साल के लिए बैन कर दिया था। बट स्टिल उस गवर्नमेंट में काफी उतार चढ़ाव भी रहे और कुछ कह भी सकते हैं कि देश का फायदा भी हुआ। बट जो भी था कि ये 24th 25th 26th 29th अमेंडमेंट थी वो अलग ही आ जाती है। जो इसके बाद जो केस मनंदर भारती केस आया था इसी के दौरान ही तो 7-6 बेंच सबसे बड़ी बेंच बैठी थी देश की तब। जो मतलब कि उसमें 706 पेजेस का है। लाइक इसने जो भी किया था ना कि इसने तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया था। इसने लाइक जो भी प्रसाद और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में वर्डिक्ट दिया गया था। लाइक जो बेस था शंकरी प्रसाद का सरकार मतलब कि उसने ऐड कर दिया था कि आर्टिकल 31A जिसमें कुछ भी कोई चीज वो थी जो शेड्यूल 9 में होगी उसके ऊपर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, जो आर्टिकल 31 में ऐड किया था। फिर सरकार कभी भी किसी भी कॉरपोरेशन और किसी की भी जगह ले सकता था। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी पार्लियामेंट का साथ दिया था। बट आफ्टर द केस मनंदा भारती केस देन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैज बीन फॉर्म। सो ये कह सकते हैं कि जो भी जजमेंट चली आ रही थी शंकरी प्रसाद के बाद वही सज्जन सिंह के केस में दी गई। बट नो, आफ्टर 24, 25, 26, 29 अमेंडमेंट केशवानंद भारती का जो भी स्टेट ऑफ केरला केस था उसमें ये सारा ही पलट गया। 706 या 13 जजेस की बेंच बैठी थी जिसमें 7:6 का आया था और इन्होंने ये सब खत्म कर दिया जो भी था। ये इनके लिए मतलब हमारी जो भी लॉ है इसका सबसे बड़ा जजमेंटल लैंडमार्क जजमेंट केस है। क्योंकि इससे हमें क्या मिला है, हमारी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी मिली है और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मिला है। इसके ऊपर जो भी है वो जो गोलकनाथ केस का भी वर्डिक्ट बहुत ही मैटर करता है कि लाइक जो भी था वो केस। देन आफ्टर 39 अमेंडमेंट इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही बता दिया था कि भाई
देश में चाहे जो मर्जी हो, पार्लियामेंट के पास अमेंड कर सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकता, उसका बेसिक प्रियम्बल को भी वो अमेंड कर सकता है, बट वो बदल नहीं सकता, क्योंकि जो शंकरी प्रसाद ने पार्लियामेंट की साइड से कहा था कि जो है कि जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं वो अमेंडमेंट ही होती है, मतलब ऑर्डिनरी अमेंडमेंट भी एक ऑर्डिनरी लॉ है, बट नो, अमेंडमेंट इज नॉट ए ऑर्डिनरी लॉ। सो शंकरी पर ये जो केशव जो ये केशवानंद भारती केस था, इसमें सारा ही उलट कर दिया। सज्जन सिंह वर्सेस शंकरी प्रसाद का जो भी था जजमेंट, इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ भाई, जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो ऑर्डिनरी लॉ के तरीके नहीं होते हैं, इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि अमेंडमेंट है, गवर्नमेंट के पास सिर्फ इतनी ही पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल का चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, बट जो हमारे पहले से जो लॉ था बना हुआ वो उसको नहीं चेंज कर सकते। उसमें कुछ क्लोजेस डाल सकते हैं, बट वो उसको नहीं बदल सकते, किसी के भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो केशवानंद भारती केस है, इसकी 68 डेज तक चली थी डेट। तो इसके बाद आया जो रिजल्ट, वो तो देश में तहलका मचा गया है, और हम अभी भी पढ़ रहे हैं ये केस कितना पुराना है, अमेंडमेंट 29 के बाद आया था। फिर तो कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट इज ऑल्सो अ पावर, बट द सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम। चाहे जो भी पहले शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में दिया गया था वर्डिक्ट, बट आफ्टर द केशवानंद भारती केस वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को बता दिया कि भाई, जो हम हैं हम वही रहेंगे, हम सुप्रीम थे, हम ही रहेंगे। तुम लोग किसी का भी फंडामेंटल राइट इंफ्रिंज नहीं कर सकते, कोई भी शेड्यूल में डाल के, अगर हम 9th में डालो तो भी हम देखेंगे, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हर किसी का हक होता है, इवन इट इज गिवन इन द आर्टिकल 13, मतलब कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो दैट्स इट, आई विल टॉक। So first of all, we will talk about the Article 13, law in inconsistent with or in a derogation of fundamental rights. Article 368, power of a parliament in the constitution. ये आया था हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट में, मतलब 1951 में ये डाला गया था कि इसमें जो भी था कि मतलब ये 368 दी गई थी पावर, गवर्नमेंट ने खुद को ही पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दे दी थी 368 में, और आर्टिकल 13 में ये कहा था कि कोई भी लॉ अनकंसिस्टेंट नहीं होगा डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में। फिर आफ्टर 38 में इसको इन्फ्रिंज कर दिया, क्योंकि पार्लियामेंट ही है जो है सुप्रीम है। तो इसके लिए जब हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट आई थी 1951, तो इसका एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट केस है शंकरी प्रसाद यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया गया था आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A कहता था कि कुछ भी चीज जो 9 शेड्यूल में होगी वो किसी भी तरीके से जुडिशियल रिव्यू के लिए मान्य नहीं होगी। सरकार कभी भी किसी की कॉरपोरेशन और जगह की किसी भी चीज की जगह ले सकता है, अगर आप चाहो ना चाहो। सो इन द verdict it was held, ये कहा गया कि it was held that the article 13 only talk about ordinary laws and not amendments to the constitution। मतलब कि जो वर्डिक्ट दिया गया था कि आर्टिकल 30 है वो हमेशा ऑर्डिनरी लॉ के बारे में बात करता है, बट नॉट अबाउट द अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी जाती है। सो शंकरी प्रसाद ने कहा जो अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं होते हैं, जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, और इसी को लेके चलते हुए ये वर्डिक्ट पार्लियामेंट के में आया था, मतलब पार्लियामेंट के साइड में आया था कि हाँ भाई वो मतलब ऑर्डिनरी लॉ कर सकते हैं। बट मुझे ये नहीं समझ आया कि ऑर्डिनरी लॉ और अमेंडमेंट्स में क्या कोई फर्क है। दे मतलब कि वो अपनी ही सुप्रीमेसी चला रहे हैं, और गवर्नमेंट भी उस सुप्रीम कोर्ट भी उनका साथ दे रही है, वो कोई भी क्लोज डाल रहे हैं आर्टिकल 31A 31B, तो मतलब और 9 शेड्यूल में डाल लेते हैं कि ताकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से उस चीज के लिए एक, मतलब ये तो हमारा फंडामेंटल राइट ही इन्फ्रिंज कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से हमारी जगह ले रहे हैं हमसे बिना पूछे। तो आई डोंट थिंक सो कि ये अमेंडमेंट जो दी गई थी और वर्डिक्ट दिया गया था ये अच्छा था।
सो ये नेक्स्ट अमेंडमेंट आई जो थी वो थी 17th अमेंडमेंट जो हुई थी 1964 में। इसमें क्या किया था इन लोगों ने कि मोर प्रोविजन वर एडेड टू 31A एंड मोर एंट्रीज वर एडेड इन द 9th शेड्यूल। इन्होंने फिर से वही कर दिया, अपनी मर्जी से अपनी वो कर दी कि 31A में और प्रोविजन डाल दिए और उसको फिर से 9th शेड्यूल में डाल दिया। तो इसके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट केस था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964। इसमें 5 जजेस की बेंच बैठी थी और उन्होंने मतलब रिजल्ट आया था 3:2 रेशियो का। फिर उन्होंने रिजल्ट भी क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने जो भी था, जो पिछली वर्डिक्ट थी उसको ही कंफर्म कर दिया शंकरी प्रसाद केस को। इसका एक और बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट केस है, वह है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। 11 जजेस की बेंच बैठी थी, मतलब बहुत ही बड़ी बात है 1967 में 11 जजेस की बेंच वो। और डिसीजन रहा था 6:5 का ओवर द रूल बोथ शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह केस। मतलब जो 11 जज बैठे हुए थे, जो भी चीफ जस्टिस थे, सभी जस्टिस ने जो भी मतलब था कि उन्होंने ओवर रूल कर दिया था कि जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में दिया था, इसमें दिया गया था कि हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट इम्ब्रीच फंडामेंटल राइट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन एंड जुडिशियल रिव्यू। कि मतलब कि जैसे कि वो कोई भी लॉ बना रहे हैं 31A तो और उसको 9 शेड्यूल में डाल रहे हैं, 31 आर्टिकल 13 को डाल रहे हैं वो 9 शेड्यूल में, राइट टू प्रॉपर्टी एंड ऑल। हमारा जो है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट लाइक राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन प्रैक्टिस, right to equality, personal liberty, right to property, right to privacy and all whatever they are, जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, जो भी ये 9 शेड्यूल में जा रहे हैं, तो हम अगर वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं तो भाई हम 9 शेड्यूल के कारण हम तो जुडिशियल रिव्यू भी नहीं ले सकते। मतलब पार्लियामेंट है वो अपनी अपनी ही करता था, मतलब कि हाँ भाई हम नहीं मानते लोलू को, हम ही है जो है। सॉरी हाँ, बट हाँ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माय पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि मैंने जजमेंट केसेस पढ़े हैं कि कोई भी आर्टिकल बनाओ, अमेंड करो अपनी मर्जी से, खुद को पावर दे लो, जुडिशियल रिव्यू को खत्म कर दो 9 शेड्यूल में डाल के। बट भाई ऐसे कैसे, मतलब अपनी मर्जी से हमारा हम, मतलब डेमोक्रेसी के नाम पे डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही थी। इसीलिए ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब था, ये बहुत ही काफी अच्छा लैंडमार्क जजमेंट रही। इसमें 6:5 की अगर एक भी जज इधर चल जाता फिर तो वही जजमेंट चलनी थी जो सज्जन सिंह में चली थी और शंकरी प्रसाद में चली थी। बट एक जज बहुत ही ज्यादा अच्छा था भाई, दिमागदार इंसान था, तो उन्होंने हेल्ड किया कि जो पार्लियामेंट है वो कैन नॉट इन्फ्रिज द फंडामेंटल राइट जो सब्जेक्ट टू लिमिटेशन है एंड जुडिशियल रिव्यू है, एंड आर्टिकल 13 विल अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मतलब जो कहा गया था कि ऑर्डिनरी विल है और अमेंडमेंट अलग है, नहीं भाई अमेंडमेंट पार्लियामेंट को सिर्फ इतने ही दी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बदल नहीं सकते। और यहाँ से निकल के आना शुरू हो गया था बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन। मतलब देखा जाए कि हाँ, कि जो पार्लियामेंट है उसको भी कोई हदें हैं, वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं ले सकते, ना ही उसको ब्रिज कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनको बनाया हमारा। तो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ही मनमर्जी करेंगे। तो इसके लिए जो भी वो 9 शेड्यूल में डालते थे हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते थे। तो गवर्नमेंट ने गोरखनाथ में कर दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम लोग बेचारी भोली भाली सिविल जनता के तुम लोग इम्ब्रिंज नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट को खास। इस तरह से मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये जता दिया कि चाहे पार्लियामेंट गवर्नमेंट मतलब जो भी है वो राजतंत्र यानी डेमोक्रेसी, राजतंत्र सॉरी डेमोक्रेसी के द्वारा बनाया गया है, बट जो भी इंडिया में जो भी है वो है सुप्रीम है, वो है लो। तो चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो सिविल पर्सन हो, उसको लो के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा जो अच्छा है। सभी को राइट है, सभी के राइट इक्वल है, चाहे वो पीएम है चाहे वो एक सिविल पर्सन है, हर कोई जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकता है। ये नहीं कि आप कोई भी लॉ बनाओ और उसको 9 शेड्यूल में डाल दो, अपनी मनमर्जी करो और सिविलियंस का आप तंग करो। तो ये था 17 अमेंडमेंट में जो हुआ, मतलब उस पीरियड में हुआ जब तक 17 अमेंडमेंट थी 1967 में। ये गोलकनाथ केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क जजमेंट। भाई आती है अब सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स 24, 25, 26, 29th अमेंडमेंट जो कि इंदिरा गांधी के रूल में की गई थी, इवन 39 अमेंडमेंट भी। और सो वी विल टॉक अबाउट द 24th अमेंडमेंट जो 1971 में आया था। इसमें भी एडिशन हुआ था आर्टिकल 13 में,
इसमें प्रोविजन 4 डाला गया था कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो इसमें दो डाले गए कि एक आर्टिकल 13(4) डाला गया और एक आर्टिकल 368 डाला गया, वो भी उसका सब पार्ट 3 करके। तो इसमें लिखा गया था कि नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल बी अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। तो मतलब इन्होंने क्या किया था कि हाँ भाई, जो आर्टिकल 13(4) है कि इस आर्टिकल में जो भी अप्लाई होगा अमेंडमेंट पे वो कॉन्स्टिट्यूशनली मेड होगा अंडर 368 के। और 368 में कहा गया कि जो भी आर्टिकल 13 में अप्लाई होगा वो अमेंडमेंट इसके अंदर ही, मतलब जो भी अमेंडमेंट दी होगी वो आर्टिकल 368 सबसेक्शन 3 के अंडर ही मान्य होगी। फिर इसके बाद आई 25th अमेंडमेंट 1972 में, इसमें भी ऐड कर दिया गया आर्टिकल 31C। तो इसको डिवाइड किया गया 31C को दो पार्ट्स में, जहां हमें बताया गया कि नो लॉ फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वायलेटिंग आर्टिकल एंड आर्टिकल 9 एंड आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। तो क्या ही कहें कि इन्होंने कहा कि मतलब जो भी कोई भी लॉ है वो गिविंग इफेक्ट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को देता है कि कैन बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 है आर्टिकल, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी, ये कोई भी लॉ है जो अफेक्ट करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, कोई भी लॉ नहीं अफेक्ट कर सकता। और उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और किस ग्राउंड पे, वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड 19 एंड 31, जो कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी के लिए आता है। तो इसके अंडर सेकंड डाला गया नो लॉ कंपेयरिंग डेक्लेरेशन फॉर द गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चन इन any court on the ground that it doesn't give effect to such a policy। ये भी 9 शेड्यूल वाला काम आ गया भाई। 31C कहता है कि भाई जो भी लॉ इसके अंडर आएगा, जो इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि कोई भी लैंडमार्क से लैंड मतलब लैंडमार्क जजमेंट जो भी आई है इसके अंदर आएगी। तो जैसे कि कोई लैंड रिलेटेड बनता है केस, लैंड रिलेटेड कोई बिल पास करती है स्टेट, है ना, तो उसमें जो ये 31C में कहा गया कि इसमें जो भी पॉलिसीज होगी वो क्वेश्चन नहीं होगी जुडिशियल रिव्यू में, के अंदर कोई भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता। मतलब इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि हमने इसको भी 9 शेड्यूल में डाल रखा है। तो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट थी तो कर रही थी, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर वो कोर्ट में चले भी जाए, ये बिल ऐसा ही रहेगा, हम नहीं चेंज करने वाले, हम नहीं मानेंगे। तो इसके बाद आता है 26 अमेंडमेंट जो आई थी 1971 में। इसमें सीधा सीधा कहा गया था वोल्यूशन ऑफ ए प्रीवियस प्रोसेस। और इसके बाद है 29 अमेंडमेंट, वो भी अगले साल ही निकाल दिया भाई इन्होंने, बहुत ही बेलगी सरकार थी 1972 में, कि जो प्लेस लैंड रिफॉर्म एक्ट है एंड अमेंडमेंट टू दिस एक्ट अंडर शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भी प्लेस और लैंड रिफॉर्म एक्ट होगा ना, जो भी अमेंडमेंट होगा दिस एक्ट अंडर शेड्यूल, मतलब ये 9 शेड्यूल के अंडर इस कॉन्स्टिट्यूशन में काम करेगा भाई, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता इंसान। ये है जो मेरी सरकार है कि मन मर्जी में मन मर्जी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट बैठ के बस देख रही है कि हाँ 9 शेड्यूल में डाली जाओ और हमें हमारे और सिविलियंस को उनके उससे करी जाओ, साइड को करी जाओ, हमें काम मत दो, तुम लगे रहो अकेले बैठ के। तो अब आते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहां से ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मतलब रीवर्थ हो गया, मतलब उसको एक पहचान मिल गई, लाइक आधार कार्ड। सो वी विल टॉक अबाउट द केस ऑफ द भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द लैंड मतलब पॉपुलर एंड द लैंडमार्क जजमेंट हैज गिवन बाय द benches of 13 judges. So decision was 7/6 headed by the Chief Justice चीफ जस्टिस सीकरी। मतलब ये मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट केस है जो रिमेम्बर रहता है इस डेट को, क्योंकि ये 24 अप्रैल 1973 को इसका वर्डिक्ट आया था। इसने दिया था हमें doctrine of basic structure, upheld the validity of the amendment and confirmed that the parliament can amend the constitution but accept the basic structure. So in 31C, the subsection 2 part underlined in the previous slide was declared unconstitutional because part 2 was in a contravention of basic structure, as it was restricting the judicial structure as also restricting the judicial review. To find out is
the covered under the structure. You need to find out the intention of the constitution maker. So पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो केशवानंद भारती था इसने केस क्यों किया था कि भाई ये एक मठ का पुजारी था केरला में। वहां पे एक लैंड के रिलेटेड उन्होंने कोई बिल किया था केरला गवर्नमेंट ने कि ताकि हर किसी को बराबर लैंड मिल सके। तो जो था ये था मठ ये ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सरकार ने कहा कि कई बार लोगों के पास वो जगह है पर गरीबों को वो जगह देने के लिए इसे शेड्यूल 9 में डाल दिया गया है जिससे कि कोर्ट इंटरफेयर ना कर सके। मतलब आप सरकार के पास इतनी पावर है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी कर ले अमेंड। बट ये सही है कि ये सोशियो इकोनॉमिक बनाने के लिए था बट ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग जाके सीधे ही हड़प लोगे भाई ये हमारी जगह है हम नहीं देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब कि आप कोई भी रिलीजियस जो भी था वो मठ था वो एक रिलीजियस ही था प्लेस था तो आप जाके ऐसे ले लो। ये तो हमारे राइट टू फ्रीडम में भी कहा गया है मतलब फ्रीडम टू रिलीजन जो भी था। तो मतलब सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आप लोग जाओ तो उसके ऊपर सीधे ही अपना हक जमाने लग जाओ। भाई जिनके पास बहुत सारे खेत है उनसे जाके लो। आप क्यों रिलीजियस मैटर में पढ़ रहे हो। बट इन्होंने क्या किया कि आप बनाओ लैंड रिलेटेड लॉस बनाओ भाई हाँ कि इस स्पेसिफिक पर्सन के पास इतने ही होनी चाहिए इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पर नहीं इन्होंने 9 शेड्यूल में डाला और अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर दी कि इसमें कोर्ट इंटरफेयर ना कर सके। बट जो जजमेंट आई थी वो 13 बेंच वाली जजमेंट थी मतलब इसमें ये 7/6 की जजमेंट है और इसने कमाल कर दी इतनी बढ़िया जजमेंट थी सब कुछ ही बदल दिया। इसने कहा कि bench was set up by the Supreme Court said that the fundamental right cannot be taken away by amending the parliament had vast power to amend the constitution। मतलब जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है वो हमसे दूर नहीं किए जाते चाहे वो पार्लियामेंट ही हो चाहे पार्लियामेंट के पास कितनी भी वास्ट पावर हो कि वो कितनी भी अमेंडमेंट डाले कॉन्स्टिट्यूशन में। बट जो हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट है उसको देखकर ही पार्लियामेंट को हमेशा अमेंडमेंट करनी चाहिए। इट ड्रू द लाइन बाय ऑब्जर्विंग दैट द सर्टेन पार्ट मेन जजमेंट थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन द केस वन एंड केस रूल्ड बाय 7/6 verdict that the parliament could amend any part of Indian constitution as it did not infringe the fundamental rights of सिविलियंस। मतलब बात तो यही आ गई कि भाई पार्लियामेंट को बोल दी गया कि अपनी सीमाओं में रहो अपनी सीमा से बाहर मत निकलो ऐसे बनाओ कि तुम लोगों को पार्लियामेंट तो सिविलियंस नहीं बनाया अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे अगली बार सरकार लाओगे। तो हमारे लैंड में जो भी जो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज दी सुप्रीम मतलब जो भी सुप्रीमेसी है वो सुप्रीम कोर्ट की है। लो लैंड पे सबसे बड़ी सुप्रीमेसी होती है लो की। तो ये जो था वर्डिक्ट इसने तो मतलब
सब कुछ ही बदल दिया जो पिछली भी थे, मतलब केसेस जो मैंने एक्सप्लेन किए इसके अलावा। इसी से रिलेटेड मतलब जो अमेंडमेंट थी, एक और था जजमेंट केस था, वो राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1975 में आया था। मतलब ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाउंड किया था कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम की, इंदिरा गांधी, इंडिया की, वो गिल्टी थी इलेक्ट्रल मैल प्रैक्टिस के लिए। मतलब उन्होंने गलती मतलब हेराफेरी की थी जब इलेक्शन हुए थे। वाइल द अपील was pending in Supreme Court, Indira Gandhi's government declared emergency and added 39 amendment। वाह बेटा, मतलब ठग लाइफ इंदिरा गांधी। गवर्नमेंट ने क्या किया, जब उसको देखा कि अब मैं फंस रही हूँ, तो उसने प्रेसिडेंट को एज ए पपेट यूज किया और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और 39 अमेंडमेंट लगा दी, जिससे कि ये केस ही बंद हो गया और इमरजेंसी के कारण देश बंद हो गया। तो केस तो निकल गया भाई टाइम से, कुछ नहीं रहा। ये बहुत ही बड़ा ठग लाइफ मूवमेंट था और मोमेंट भी था था इंदिरा गांधी। जब उन्होंने देखा कि अब मैं फंस चुकी हूँ, तो सोचो चलो अब नया अमेंडमेंट निकाल लेते हैं। और फिर आया 39 अमेंडमेंट 1975। तो इसमें ऐड किया गया सेक्शन आर्टिकल 329A को, which took away the power of Supreme Court's power to try the electoral dispute relating to election of president, vice president, prime minister and speaker of the Lok Sabha। मतलब उन्होंने कहानी खत्म कर दी भाई। जो केस था नाराज नारायण वाला, जिसमें इंदिरा गांधी जी मैल प्रैक्टिस के लिए मतलब दोषी पाई गई थी, और तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो कहता है कि सेक्शन 329 है, कि इससे उन्होंने पावर ही ले ली सुप्रीम कोर्ट से कि भाई जो भी इलेक्शन का डिस्प्यूट होगा रिलेटेड प्रेसिडेंट एंड ऑल का, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब भाई इन्होंने क्या अमेंड कर दिया कि सेक्शन ला दिया 329A, मतलब आर्टिकल जो था, इससे ना उसने खत्म ही कर दिया केस को कि भाई जो करना कर लो, अब हम है तो है, करेंगे, ऐसे ही रहेंगे हम। और उन्होंने केस ही खत्म कर दिया। तो फिर ये जो केस था कि राज नायर वर्सेस इंदिरा गांधी 1975, ये 39 अमेंडमेंट के मतलब बात तो ये ओबियसली खत्म हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट से सारी ही पावर्स ले ली कि ना भाई तुम नहीं कर सकते ऐसा। अंडर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दिया गया है 329A के क्लोज फॉर्म में। सो इसमें जो वर्डिक्ट आया था कि दिस वाज द फर्स्ट लैंडमार्क जजमेंट इन विच केशवानंद भारती वाज अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये जो जजमेंट आई थी, इसमें मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया था। जो पहली जजमेंट थी वो लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाला वर्डिक्ट किया था। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो न्यूली एडेड 329A सेक्शन है, क्लोज 4 है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज इट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। यानी कि बस सीधे ही कह रही है कि भाई तुम लोग हमसे हमारी शक्तियां नहीं छीन सकते। तो जो आपने 39 अमेंडमेंट की थी, ये बिल्कुल ही अमान्य है। And to find out anything is covered under. So now we will talk about the 42 Amendment 1976, also known as the Mini Constitution of India. It added Article 368, 4 and 365, which conferred unlimited amending power to the Parliament. Okay, मतलब भाई ठीक है, हम खुद को ही खुद से तोहफा देंगे ये वाला कि हमने दो सेक्शन और डालिए, आर्टिकल 368 में क्लोज डालिए 4 एंड 5, हम जिससे हमें और अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर मिल जाएगी। तो इन्होंने आर्टिकल 31C को भी अमेंड कर दिया अगेन। वाह, दे आर वंडरफुल। मतलब वाह इंदिरा गांधी, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू एज अ फेमिनिस्ट। हम खुद को ही खुद तोहफा देंगे। तो इसके बाद एक लैंडमार्क जजमेंट आया जो 42 अमेंडमेंट के बाद वो आया था 1996 में, जो मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स इन 1996 में आया था। तो ऑब्वियसली 42 अमेंडमेंट में कह दिया था उन्होंने कि 368 सेक्शन 4 एंड 368 सबसेक्शन 5 में कंफर्म कर दिया था कि भाई पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड अमेंडेड पावर है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी कैसे भी अमेंड कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट भी लाइक गिविंग अ savage reply to government, like it held that the amending power of parliament can't be unlimited. Limited amending power is in itself a part of a basic structure doctrine. Obviously हर चीज की एक लिमिट होती है, तो पार्लियामेंट कैसे अनलिमिटेड हो सकता है? Then declared that 368(4) and 368(5) unconstitutional because it is taking away the judicial review, which is the basic feature. And Article 31C also restored to pre-1976 position.
Obviously, this was the best verdict given by the judges. तो हम कह सकते हैं कि तुम चाहे जितनी मर्जी अमेंडमेंट कर लो, सुप्रीम कोर्ट आपको जवाब देगा ही देगा। तो अगला केस था वामेन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इसमें 5 बेंच मतलब जज बैठे थे, बेंच 5 जजेस की थी। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टली एंड नॉर रिस्ट्रोस्पेक्टली, मतलब कि इसमें कहा गया था कि एप्लीकेबल होगी और प्रोस्पेक्टिवली होगी, ना ही किसी और तरीके से होगी। इट वाज हेल्ड retrospectively that any law put ninth schedule after 25th of April 1973, the date of forming of basic doctrine by Keswananda Bharati case shall be under the plea of general judicial review। ये सीधा सीधा कह दिया भाई कि जो भी था कि 24 अप्रैल के बाद जो 1973 में वर्डिक्ट आया था केशवानंद भारती में, इसमें जो हमें दिया था वो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था, उसके बाद